हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स के बारे में। गाइस, हम लोग ने जो 20 सीरीज स्टार्ट किया था उसमें कार्डियक जो पॉइजन है वो सारे देख लिए थे। अब हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में, जिसमें 4 पॉइजन्स हमें पढ़ने हैं। वो है कपिलू, दैट इज द कुचला, अहिफेन, धतूरा एंड भंगा। ये 4 न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं इन द 20 सीरीज ऑफ द अगतंत्र, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं कपिलू और दैट इज द कुचला के बारे में। तो इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू एंसियाज्म क्या क्या पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, जैसे कि लैटिन नेम हो गए, इनके फैमिलीज हो गए, इसके कुल हो गए, इन सारे चीज़ों के बारे में। फिर इनके मॉर्फोलॉजिस की बात करेंगे, टॉक्सिक पार्ट्स कौन से यूज होते हैं, देन इसके टॉक्सिक प्रिंसिपल्स क्या क्या पाए जाते हैं, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, अलॉन्ग विद दैट इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं आफ्टर द कंजप्शन, मैनेजमेंट क्या किया जाता है, पीएम अपीयरेंस में इनके क्या देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ मेडिको लीगल एस्पेक्ट, थेरापेटिक डोज एंड इनके फॉर्मुलेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि जो भी एनसीआईएम ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, जिस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, लिखना है यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में, उस फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जो कपिलू है या फिर कुचला है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइकनस नॉक्सवोमिका। ठीक है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, स्ट्राइकनस नॉक्सवोमिका, जो कि लोगेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये आता है इन द कार्शरा कुल। ठीक है, स्ट्राइकनस नॉक्सवोमिका, लोगेनेसी फैमिली एंड द कार्शरा कुल। ये होता है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, जिसमें से भी ये बेसिकली आता है इन द स्पाइनल पॉइजन। किसमें आता है, स्पाइनल पॉइजन। एंड देन आते हैं इनके 2 वेराइटीज देखने को मिलते हैं, दैट इज द स्ट्राइकनस वैलेसियाना एंड द स्ट्राइकनस इग्नाती, जो कि इनके वेराइटीज हैं। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो बेसिकली इसको विष मुष्टिका, विष तिंदुक, काका पिल्लू एंड डॉग बटन्स बोला जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ट्री होता है जो कि मीडियम साइज डेसिडियस ट्री होता है एंड ये कैन ग्रो अप टू 12 मीटर टॉल। ठीक है, 12 मीटर लंबा ये ट्री हो सकता है। लिव्स इसके बेसिकली कैसे होते हैं, तो सिंपल लिव्स पाए जाते हैं, अपोजिट रहते हैं, देन शाइनी, स्मूथ एंड ओवल शेप पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोमिनेंट वेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिव्स में देख सकते हो कि प्रोमिनेंट वेन्स देखने को मिलते हैं इनमें। साथ ही साथ दे आर डार्क ग्रीन एंड लेदरी एंड इट इज़ अबाउट 8 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इनके जो लिप्स रहते हैं थोड़े लंबे रहते हैं, 8 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो बेसिकली स्मॉल ग्रीनिश वाइट एंड फनल शेप्ड फ्लावर्स रहते हैं। साथ ही साथ फ्रेगनेंट एंड अरेंज्ड इन क्लस्टर, कैसे रहते हैं, क्लस्टर में पाए जाते हैं। ये जो फ्लावर्स रहते हैं सब कैसे रहते हैं, क्लस्टर, मतलब एक जगह पे मोर देन 2 to 4 फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स जो होता है इनका राउंड होता है एंड स्मूदी बेरी होता है, अबाउट द साइज ऑफ एन ऑरेंज, और कंटेन करता है 1 to 5 सीड। जो फ्रूट है इनका कैसे रहता है, बेरी शेप्ड में छोटे छोटे पाए जाते हैं एंड अबाउट एन साइज ऑफ ऑरेंज रहते हैं इनके फ्रूट्स, और इसमें कितने 1 to 5 सीड्स पाए जाते हैं इन एवरी फ्रूट्स। सीड्स जो इनके सीड्स होते हैं, दे आर द डिस्क से फ्लैट, ग्रे और द लाइट ब्राउन विथ अ शाइनी टेक्सचर। क्या बोला गया है कि तो इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होता है, डिस्क शेप्ड होते हैं, फ्लैट देखने को मिलते हैं, ग्रे कलर के रहते हैं, साथ ही साथ लाइट ब्राउन भी देखने को मिल सकता है, और इनके ऊपर कैसा रहता है, शाइनी टेक्सचर देखने को मिलता है। तो इस तरह से इनके मॉर्फोलॉजीज हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द कुपेलू या कुचला। अब आगे हम बात करते हैं दैट इज द टॉक्सिक पार्ट ऑफ द कुचला। तो टॉक्सिक पार्ट में बेसिकली इनके सीड जो होते हैं एंड जो बार्क होता है वो कैसा होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक प्रिंसिपल्स में बेसिकली जो सीड रहते हैं इसमें स्ट्राइकनिन एंड द ब्रूसिन रहता है, साथ ही साथ जो रूट हो गया, स्टेम हो गया या बार्क हो गया या लीव्स, इसमें क्या पाया जाता है, ब्रूसिन और लैगोनिन। तो ये 3 चीज पाए जाते हैं इसमें, स्ट्रैक्निन, ब्रूसिन एंड देन लैगोनिन। ये 3 एक्टिव कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं इनके टॉक्सिक पार्ट्स में। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करके अगर किसी ने इसका कंजप्शन हो गया है तो किस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले स्टिफनेस देखने को मिलते हैं, स्पैज्म ऑफ जॉ एंड नेक, कोई इसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसके जो जॉ और नेक रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ट्विंचिंग देखने को मिलेंगे कि बैक का स्टिफनेस देखने को मिलता है, जो हमारा बैक पार्ट है वो भी स्टिफ पड़ जाता है। साथ ही साथ कन्वर्जन्स एंड ब्रीथलेसनेस आता है, क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली मसल रिसेप्टर्स पे काम करता है और मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है उसको जो इनहिबिटरी रहते हैं उनको एक्ट करने से
रोकता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मसल स्पैज्म देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो ब्रीथलेसनेस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स है, चेस्ट के मसल्स है, उनका स्पैज्म होने की वजह से ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पा रही, इसलिए ब्रीथलेसनेस देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, तो बेसिकली जो स्ट्राइकनिन है ये क्या करता है, एंटागोनाइज करता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अमीनो एसिड ग्लाइसिन एट द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उनको क्या करता है, एंटागोनाइज करता है। एंटागोनाइज करता है जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो ये क्या करते हैं, जो भी रिसेप्टर्स है उनको इनहिबिट करने का काम करता है, लेकिन जो स्ट्राइकनिन है उसको क्या कर देता है, एंटागोनाइज कर देता है। अब जो इनहिबिटरी ग्लाइसिन रिसेप्टर्स आर अबेंडेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन स्टेम वेयर दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द मोटर फंक्शन। ये जो ग्लाइसिन रिसेप्टर्स है, जो कि अमीनो एसिड ग्लाइसिन थे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उनके रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन सिस्टम में, जो कि क्या करते हैं, इन द रेगुलेशन ऑफ मोटर फंक्शन में मदद करते हैं। लेकिन व्हेन द इनहिबिटर्स आर ब्लॉक्ड, ongoing neuronal excitability is increased and the sensory stimuli is produced, exaggerated reflex effects and thus the producing the powerful muscle contraction। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब ये इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये जब ब्लॉक हो जा रहा है, तो जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रहती है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं एंड इसके वजह से पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसके वजह से मसल स्पैज्म कंडीशन अराइज होती है। समझा क्या हुआ? सबसे पहले जो स्ट्राइकनिन है वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है किसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको एंटागोनाइज कर रहा है। अब एंटागोनाइज करने की वजह से जो पोस्ट सिनेप्टिक नॉक पे इनके क्या है, रिसेप्टर्स हैं, उनको ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है और उसके वजह से क्या हो रहा है, मसल स्पैज्म देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो कुपिलिव है वो हमारे बॉडी में न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। बात करते हैं इसके फैटल डोज की, तो बेसिकली 1 to 2 क्रश सीट क्या होता है, फैटल होता है। साथ ही साथ अगर स्ट्राइकनिन ले रहे हैं तो वो 50 to 100 mg की क्वांटिटी में क्या होता है, फैटल साबित हो सकता है। फैटल पीरियड की बात करते हैं तो वो 1 to 2 आवर्स है, मतलब कि फैटेलिटी इसकी कितनी है, 1 से 2 घंटे में ये क्या कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसको मैनेज करना चाहिए इन द काम इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्या करना चाहिए, काम इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद इसका एक्टिव चारकोल के थ्रू गैस्ट्रिक लिवाइज करवाना चाहिए। एंड देन जो कन्वर्जन्स आ रहे हैं, जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, लोरेजेपाम हो गया या फिर डायजेपाम्स ये देना चाहिए। एंड इसके अलावा जो ब्रीथलेसनेस हो गया है, टैकीकार्डिया हो गया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है वो प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो कुपिलियो की पॉइजनिंग है उसको मैनेज करते हैं इन द क्लिनिकल प्रोसीजर। बात करते हैं कुपिलियो के पोस्टमार्टम अपीयरेंस की, कि अगर किसी की डेथ हो गई है बाय द कुपिलियो पॉइजनिंग, तो ऐसे कंडीशन में उसके पोस्टमार्टम में क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे साइंस ऑफ एस्फेक्सिया रहेगा, जैसे कि हम लोग ने बात किया था कि ब्रीथलेसनेस हो जाता है मसल स्पाज्म की वजह से, क्योंकि चेस्ट मसल अच्छे से रेस्पिरेशन शो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे साइंस ऑफ एस्फेक्सिया शो रहेगा। फिर इसके बाद रिगर मोर्टिस जो रहेगा वो क्या होगा, अपीयर होगा जल्दी और डिसअपियर भी क्या होगा, जल्दी। रिगर मोर्टिस क्या होगा, जल्दी अपीयर होगा एंड डिसअपियर भी जल्दी होगा। इसके बाद पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो बॉडी है आफ्टर द डेथ उसकी क्या होता है, टेम्परेचर कम होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ द कुपिलियो पॉइजनिंग क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। फ्रोथ एट द माउथ फॉर्म देखने को मिलता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो रहते हैं कंजेस्टेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि ये न्यूरोटॉक्सिक में स्पेशली क्या है, स्पाइनल पॉइजन है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी कंजेस्टेड देखने को मिलते हैं। एंड जो विसराज है ऑफकोर्स वो सब कैसे रहते हैं, कंजेस्टेड रहते हैं। तो ये सारे साइंस हमें देखने को मिलते हैं इन द कुपिलियो पॉइजनिंग इन द पोस्टमार्टम। बात करते हैं इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट की, तो ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकता है। जो स्ट्राइकनिन का कंजप्शन होता है उसको कैसा माना जाता है, एफ्रोडियाजिक। एफ्रोडियाजिक मतलब कि
ऐसा माना जाता है कि इसके वजह से जो फर्टिलिटी रहती है वो इंक्रीज होती है। तो ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, इसको कंजर्व करते हैं और वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है ज़्यादा डोजेस लेने की वजह से। तो इस तरह से क्या होता है, इसके एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिलते हैं। इसके होमिसाइड रेयर रहते हैं बिकॉज कि तुरंत खाने के बाद इसके तुरंत इफेक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो किल कर रहा है उसको भागने का भी उतना चांसेस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे रेयर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे स्पैज़म हो रहा है, तो स्पैज़म की वजह से तुरंत पता चलता है कि क्या रहे वहाँ पे पॉइजनिंग इफेक्ट्स देखने को है। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे कि तुरंत जो मेडिकल केयर है वो सीख करेंगे। एंड देन आता है कि यूज टू किल कैटल। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, जो कैटल रहते हैं उनको किल करने के लिए भी क्या किया जाता है, कुपिलू का यूज किया जाता है। बात करते हैं इसके थेरापेटिक डोज की, तो बेलो 30 मिलीग्राम ऑफ जो डोज हैं वो हम यूज़ करते हैं इन द थेरापेटिक पर्पस। एंड देन आते हैं इनके फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन में बेसिकली हम लोग ने जो सिनोनिम्स देखे थे उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो कि 20 तिंदुक तेल होता है, 20 मिश्ती वटी होती है, एंड देन कार्शरा जो इसका कुल था उसके अनुसार कार्शरा घृत, तो ये हो गए। एंड देन आता है कि कपिलू जो लेप है, कार्शरा तेल है। तो ये कुछ क्या है, फॉर्मुलेशन है जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं फॉर वेरियस क्लिनिकल पर्पसेस। तो ये था हमारा किसके, कुपिलो पॉइजनिंग के बारे में, जिसके हमने इंट्रोडक्शन, फिर उसके मॉर्फोलॉजिस, उनके फेटल डोज, फेटल पीरियड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन दैट इज द आइफेन के बारे में।